हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 4 को, जो कि इशू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड है। तो वन बाय वन हम ये देखेंगे कि डिबेंचर को किस तरीके से इशू किया जाता है, साथ ही साथ डिबेंचर से रिलेटेड जो दूसरे कॉन्सेप्ट है उन सभी को आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे। तो क्लासेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो क्लासेस के एंड तक बने रहना। साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको अगर वहाँ पर जाके आप चेक करोगे तो आपको सारे प्ले मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप अगर बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट है तो आपके लिए चैनल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में, बिल्कुल प्रॉपर मैनर में उसको डिस्कस किया है। तो आपको सही तरीके से आपका पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा। तो क्लासेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को, जिसमें हम करने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर के बारे में। तो क्लासेस स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वन बाय वन हम कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेंचर, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर, काइंड्स ऑफ डिबेंचर, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर इन कंसीडरिंग द टर्म ऑफ रिडम्पशन, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, और जो लास्ट टॉपिक है डिबेंचर इंटरेस्ट। तो ये सारे मेन टॉपिक है, इसके अंदर भी काफ़ी सारे पॉइंट, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर इंक्लूड है। तो सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये आपके मेन टॉपिक है जिनको हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्लासेस के एंड तक बने रहना, और क्लासेस के एंड में जाके आप मुझे फीडबैक के तौर पर जरूर बताना कि क्लासेस कैसी लगी, और साथ ही साथ उसको लाइक भी जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को विदाउट एनी फर्दर डिले। तो हमारा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम लेसन नंबर 4 की बात करें तो डिबेंचर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डिबेंचर होता क्या है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं कि डिबेंचर होता क्या है। तो डिबेंचर को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर हम मानते हैं, जिसके द्वारा किसी भी कंपनी के द्वारा लोन लिया जाता है दूसरे सामने वाले पर्सन से। सामने वाले पर्सन का मतलब ये है कि वो पब्लिक भी हो सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं, कोई बैंक भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से कंपनी के सामने काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, जिसके थ्रू कंपनी इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके लोन लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिबेंचर। जैसे कि अगर हम अपनी लाइफ की बात करें तो ऐसा हो जाता है कि कई बार हम अपने फ्रेंड से उधार ले लेते हैं, जिसको हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो या तो हम उधार बोलते हैं, या हम कर्ज बोलते हैं, या हम लोन बोलते हैं। तो अगर आप मान लो अपने किसी फ्रेंड से, या आपका फ्रेंड आपसे रुपए लेता है, मान लो 1000 ले लिया, तो इस कंडीशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलते हैं कि हमने उधार लिया, कर्ज लिया। बट अगर हम कंपनी की बात करें तो अगर कंपनी इस तरीके के लोन को लेते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, तो उसको हम कहते हैं डिबेंचर। तो बेसिक सा डिफरेंस नहीं है इनके बीच में कोई भी, बस बेसिक सा पॉइंट बस यही है कि अगर हम सिंपल अपनी लाइफ की बात करें तो वहाँ पर हम लोन, कर्ज हो गया, उधार हो गया, इस तरीके के वर्ड्स को यूज़ करते हैं, और जब कंपनी की बात आती है तो वहाँ पर डिबेंचर वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो इसे एक प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव के तौर पर माना जाता है, जहां पर कंपनी इसका यूज़ करके लोन ले सकते हैं। साथ ही साथ इसे एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, जिसके थ्रू आपके डेट्स में फाइनेंशियली तौर पर काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाते हैं। मतलब कि कंपनी इसके द्वारा अपने जो कैपिटल की जो कमी है उसको बढ़ा सकते हैं, और अपने डेली वर्क के लिए जो एक कैपिटल चाहिए उनको, उसकी व्यवस्था वो कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डिबेंचर होल्डर रहते हैं उसे क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी कहा जाता है। और ये जो डिबेंचर है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहते हैं, मतलब कि इसमें लचीलापन रहता है। कंपनी के द्वारा इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी चेंजेस जब चाहे कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहते हैं। साथ ही साथ काफ़ी सारे ग्रेटर चॉइस रहते हैं कंपनी के सामने, चाहे वो मैच्योरिटी की बात आए, इंटरेस्ट की बात आए, इंटरेस्ट रेट की बात आए, सिक्योरिटी की बात आए, या रीपेमेंट की बात आए। तो इस तरीके से जो डिबेंचर है ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है देने वाले व्यक्ति के लिए। मतलब कि अगर किसी बैंक ने लोन दिया है, या किसी पब्लिक ने लोन दिया है किसी कंपनी को, या किसी इंस्टीट्यूट ने दिया है, किसी संस्था ने दिया है, तो देने वाले व्यक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है, क्योंकि उनको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है, और कुछ टाइम बाद उनका जो मनी रहता है वो भी उनको रिटर्न मिल जाता है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि डिबेंचर एक्चुअल में है क्या। तो डिबेंचर अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और साथ साथ एक बार आप रिपीट करके देख लेना। अभी हमने जस्ट बेसिक चीज़ को डिस्कस किया, तो कोई कन्फ्यूज़न तो होगा नहीं, बट दोबारा से अगर मैं रिपीट करके बताऊँ तो डिबेंचर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके तौर पर, जिसका यूज़ करके कंपनी लोन लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिबेंचर। अब हम देखते हैं इसके बाद में इसके कौन कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं।
तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ फीचर्स ऑफ डेटर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बोरोड फंड हो गया, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, कंपलसरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, रिडीमेबल हो गया, नो वोटिंग राइट्स हो गया और साथ साथ अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी हो गया। इस तरीके के काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं डिबेंचर्स के। तो यहाँ पर मैंने जस्ट एक पॉइंट के तौर पर आपको बता दिया। अब मैं आपको इसके बारे में डीपली बताती हूँ कि किस तरीके से इन सारे पॉइंट को डिफाइन किया जाता है और किस तरीके से जो डिबेंचर के फीचर्स हैं उनको हम एक सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से कैसे समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डेफिनेशन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, जो कि आपके सेक्शन 230 के अंदर आते हैं, जहाँ पर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बताया गया है डिबेंचर है क्या। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो, जब सिलेबस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ क्लियर होना चाहिए, जिसमें हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं अपने लाइफ से रिलेट करते हुए। लेकिन जब हम एक एग्जाम के तौर पर जब प्रिपरेशन करते हैं या अपने एक तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं या एग्जाम में जब हम आंसर को अटैम्प्ट करते हैं, तो वहाँ पर एक जो डेफिनेशन है बिल्कुल प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। तो आपको ये मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप क्या करना, किसी भी चीज़ को अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, किसी भी नए कॉन्सेप्ट को, तो वहाँ पर अगर क्वेश्चन में आपका वो एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आता है, तो आप ये हमेशा प्रेफर करना कि आप वहाँ पर एक डेफिनेशन को देना जो कि आपके बुक्स के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो इससे क्या हो जाता है, जो हमारा आंसर है उसका वेटेज बढ़ जाता है। तो ये जो डेफिनेशन आपके सामने दिया गया है, इसको आप चाहे लर्न कर लेना, चाहे समझ लेना, मतलब जिस भी तरीके से आप कर सकते हो कर लेना, बट इसको आप सही तरीके से समझ लो। तो मैं आपको सबसे पहले समझा दूं कि कंपनी का जो एक्ट है 2013, उसके सेक्शन 230 का सेक्शन 2 के सब सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग बात करें तो डिबेंचर के अंदर इंक्लूड किया जाता है डिबेंचर स्टॉक को, बॉन्ड को और दूसरे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि एक एविडेंस के तौर पर यूज़ किए जाते हैं डेट्स लेने के लिए। उसके बाद में ये एक चार्ज करते हैं एसेट्स के ऊपर, मतलब कंपनी को अपना जो संपत्ति है वो एक चार्ज के तौर पर रखना पड़ता है। जैसे कि हम अगर गिरवी के, जिसको हम हिंदी में गिरवी बोलते हैं, कि अगर हम किसी से बड़े अमाउंट में पैसे लेते हैं, उधार लेते हैं, तो उस कंडीशन में हमें एक गिरवी रखना पड़ता है। सेम वैसे अगर कंपनी की बात करें तो जब वो लोन लेते हैं, डिबेंचर लेते हैं, तो वहाँ पर उनको अपने एसेट्स को या किसी दूसरे चीज़ को वहाँ पर एज अ गिरवी के तौर पर रखना होता है, तो एक चार्जेबल यहाँ पर दिखाया जाता है। तो ये डेफिनेशन है कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा, तो इसको आप जरूर से लर्न कर लेना। चाहे मैंने समझा तो दिया, बट इसको आप एक तरीके से लर्न कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरीके से लिखना है, इससे आपका आंसर जो है सही तरीके से दिखेगा और जो एग्जामिनर है आपके आंसर को वेटेज समझेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे फीचर्स ऑफ डिबेंचर दिखाई दे रहा है, मतलब कि जो डिबेंचर है उसके कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से उसके गुण हैं। तो सबसे पहले देखो, ईच डिबेंचर हैज़ फिक्स फेस वैल्यू और पर वैल्यू। जितने भी डिबेंचर होते हैं, चाहे वो एक डिबेंचर, मतलब पर डिबेंचर के हमेशा उसका एक फेस वैल्यू रहता है जिसको हमेशा फिक्स किया जाता है कंपनी के द्वारा। डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, नॉट द ओनर। मतलब कि जिस तरीके से हमने लास्ट क्लास में बात किया था, जो शेयर होल्डर होते हैं उसे कंपनी के एक ओनर के तौर पर माना जाता है, जिसको हम कंपनी के मालिक भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वही करते हैं कंपनी के अंदर। लेकिन अगर हम एक डिबेंचर की बात करें तो वहाँ पर जो उधार देने वाले जो पर्सन है, चाहे वो बैंक हो चाहे वो पब्लिक हो, उनको कंपनी के मालिक नहीं कहा जाता है, वो जस्ट एक होल्डर रहते हैं जिनको हम क्रेडिटर्स का नाम देते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद में डिबेंचर जो है वो रिडीमेबल हो सकते हैं, रीपेबल हो सकते हैं, बिल्कुल फिक्स प्राइस पे एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, क्योंकि कंपनी जब डिबेंचर को इशू करते हैं तो वहाँ पर वो अपने टाइम को, अपने प्राइस को, अपने इंटरेस्ट को, सब चीज़ को फिक्स करके देन उसके बाद ही जो डिबेंचर है उसको कंपनी के मतलब दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से डिबेंचर रिडीमेबल हो सकते हैं, रीपेबल हो सकते हैं, बिल्कुल फिक्स प्राइस पे और फिक्स टाइम पे। डिबेंचर जो होते हैं वो जनरली से सिक्योर माना जाता है, क्योंकि कंपनी कुछ ना कुछ गिरवी रख के देन उसके बाद ही डिबेंचर को इशू करते हैं। अगर बाय चांस कंपनी लॉस में जाते हैं तो गिरवी रखा हुआ जो संपत्ति है उसको बेच के डिबेंचर का पेमेंट किया जाता है। तो इस तरीके से जो भी एक सामने वाला पर्सन है, लाइक बैंक हो गए या पर्सन हो गया, कोई पब्लिक हो गया या कोई इंस्टीट्यूट हो गया, अगर उन्होंने डिबेंचर के थ्रू किसी कंपनी को उधार दिया है तो उनका जो लोन है, उनका जो अमाउंट है, कैपिटल है, वो बिल्कुल सिक्योर रहता है। ऐसा नहीं है कि उनका पैसा डूब जाएगा। उसके बाद है कि रिटर्न ऑफ डिबेंचर, जो डिबेंचर को जब रिटर्न किया जाता है तो इंटरेस्ट के साथ में किया जाता है, जो कि प्री डेटरमाइन रहता है। प्री का मतलब होता है पहले और डेटरमाइन का मतलब होता है निर्धारित, कि किसी भी चीज़ को पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है। तो इंटरेस्ट इस कंडीशन में बिल्कुल फिक्स रहता है, जिसको इशू के टाइम पे ही बिल्कुल
सही तरीके से क्लियर भी कर दिया जाता है कंपनी के द्वारा और फिक्स भी कर दिया जाता है। डिबेंचर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कंपनी को लॉस हो जाए, बट उस कंडीशन में भी वहाँ पर उसको डिबेंचर को पेमेंट करना ही पड़ता है, चाहे उनकी पर्सनल एसेट्स को ही क्यों ना यूज़ करना पड़े। लेकिन शेयर्स के कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। अगर शेयर होल्डर के पैसे डूब जाते हैं तो उस कंडीशन में कंपनी के सामने एक बोझ नहीं रहता है, बस ये दिखाया जाता है कि कंपनी लॉस में है और उनके पैसे डूब गए हैं। लेकिन डिबेंचर की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, कंपनी को पेमेंट करना ही पड़ता है, चाहे कंपनी को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। उसके बाद है कि डिबेंचर होल्डर्स को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कि जितने भी शेयर होल्डर होते हैं, लाइक इक्विटी शेयर होल्डर हो गए और कुछ कंडीशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए, तो उनको एक अधिकार मिलता है कि कंपनी के में वोटिंग अधिकार का मतलब ये है कि कंपनी में जब कभी भी कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो उस कंडीशन में उन शेयर होल्डर को बुलाया जाता है कि हमें ये मीटिंग को फिक्स करना है, इस मीटिंग में हमें इस चीज़ को डिस्कस करना है, तो वहाँ पर बुलाया जाता है। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनको इस तरीके का अधिकार को नहीं दिया जाता है, उनके पास में वोटिंग राइट नहीं रहते हैं कि कंपनी में आके वो कंपनी की चेकिंग कर सके या मीटिंग में आ सके, तो इस तरीके का कोई भी फैसिलिटी डिबेंचर होल्डर को नहीं दिया जाता है। तो ये सारे फीचर आपको कंप्लीट हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दिखाया गया है। तो अगर कहीं पे भी फिर भी अगर कोई डाउट होता है या किसी दूसरे पॉइंट को ही आप मुझसे समझना चाहते हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस रहते हैं, जिसको हम कुछ पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करेंगे। मतलब कि शेयर का अपना एक अलग गुण होता है, एक अवगुण होता है। सेम उसी तरीके से जो डिबेंचर है उसके अलग से फीचर्स होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होता है, लेकिन दोनों के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंस हैं। तो वन बाय वन इन सारे डिफरेंस को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेचर के बेस पे कि नेचर के बेस पे दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। नेचर का मतलब है कि दोनों का जो डेफिनेशन है उसके तौर पर दोनों को किस तरीके से अलग अलग माना जाता है। तो जो शेयर होते हैं इसे पार्ट माना जाता है कैपिटल का। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो शेयर होल्डर है उसे एक मालिक के तौर पर माना जाता है किसी भी कंपनी का। मतलब कि जो शेयर है उसे कैपिटल का एक पार्ट है। मतलब पार्ट का मतलब ये है क्योंकि जो शेयर होल्डर होते हैं वो अपने कैपिटल को कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल के तौर पर, पूंजी के तौर पर। तो इस तरीके से जो शेयर है वो कैपिटल का एक पार्ट है और इस तरीके से जो उसका मालिक है मतलब शेयर होल्डर जो है उसे कंपनी के मालिक के तौर पर माना जाता है। लेकिन अगर हम डिवेंचर की बात करें तो ये एक लोन का पार्ट है, जैसे कि लोन जिसको हम उधार बोलते हैं, तो एक लोन का पार्ट है। इस तरीके से जो डिवेंचर होल्डर होते हैं उसे हम कंसीडर करते हैं क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेचर के बेस में दोनों में डिफरेंस क्या है कि शेयर को हम कैपिटल का पार्ट मानते हैं लेकिन डिवेंचर को हम लोन का पार्ट मानते हैं। और इस तरीके से जो शेयर होल्डर है उसे हम मालिक मानते हैं एक तरीके से, और जो डिवेंचर होल्डर होते हैं उसको हम एज अ क्रेडिटर्स मानते हैं किसी भी कंपनी के। अगर हम रिटर्न्स के बेस पे बात करें तो जो शेयर होल्डर है उनको प्रॉफिट का पोर्शन दिया जाता है। मतलब कि जब भी कंपनी के द्वारा डिविडेंड को पे किया जाएगा, लाभ को जितने भी शेयर होल्डर है उनके बीच में बांटा जाएगा, तो यहाँ पर जो भी उनका रेशो रहता है उसके बेस पे शेयर होल्डर को प्रॉफिट दिया जाता है। लेकिन अगर हम डिवेंचर होल्डर की बात करें, डिवेंचर होल्डर का मतलब है लोन देने वाला पर्सन, चाहे वो पर्सन हो सकता है, पब्लिक हो सकते हैं, चाहे वो बैंक हो सकते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, कोई भी संस्था हो सकते हैं, तो उसे हम डिवेंचर होल्डर बोलते हैं। तो डिवेंचर होल्डर को एक इंटरेस्ट दिया जाता है डिवेंचर के ऊपर। तो इस तरीके से उनको हम डिविडेंड का कोई भी पार्ट नहीं देते हैं, उनको जस्ट हम एक इंटरेस्ट देते हैं और टाइम पीरियड पूरा कंप्लीट होने के बाद उनके जो भी एक अमाउंट है उसको हम रीपेमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से दोनों के बीच में डिफरेंस है। शेयर होल्डर को प्रॉफिट दिया जाता है जबकि डिवेंचर होल्डर को एक इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न की बात करें तो जो शेयर होल्डर है इनका जो रिटर्न रहता है वो फ्लक्चुएटिंग रहता है। मतलब कि फ्लक्चुएटिंग का मतलब ये है कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो उनको ज़्यादा अमाउंट दिया जाएगा। जैसे कि मान लो किसी साल में कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है तो वहाँ पर शेयर होल्डर को अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया जाएगा। अगर लॉस हो गया है तो कंपनी उस टाइम पे उनको लॉस दिखा के और शेयर होल्डर को एक तरीके से ये बताएंगे कंपनी में लॉस हो गया और आपको कोई भी जो एक रिटर्न है या जो एक डिविडेंड है वो आपको नहीं दिया जाएगा। तो इनका एक स्टेबिलिटी नहीं रहता है, फ्लक्चुएटिंग रहता है। लेकिन अगर हम डिवेंचर की बात करें तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न बिल्कुल फिक्स रहता है, क्योंकि चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको एक टाइम पीरियड के बाद में रिटर्न करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से वहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न रहता है, जबकि शेयर होल्डर में ऐसा नहीं रहता है, फ्लक्चुएटिंग रहता है। सिक्योरिटी की बात करें हम
तो जब शेयर होल्डर है उनको एसेट्स ऑफ द कंपनी का मतलब कोई भी एक पार्ट उनको स्टेबिलिटी के तौर पर या एक सिक्योरिटी के तौर पर नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो एक शेयर होल्डर है, वो एक मालिक के तौर पर है, तो मालिक थोड़ी ना अपना किसी भी सामान को गिरवी लेता है। तो सेम अगर हम इसको सिंपल तरीके से बात करें तो यहाँ पर शेयर होल्डर को जस्ट एक कोई भी पार्ट नहीं दिया जाता, उसको एक शेयर होल्डर की तरह बस माना जाता है। लेकिन अगर हम डिबेंचर की बात करें तो यहाँ पर कंपनी को गिरवी के तौर पर रखा जाता है, चाहे वो संपत्ति हो सकते हैं, एसेट्स हो सकते हैं, फर्नीचर हो सकते हैं, मतलब कि कंपनी का जो भी एक एसेट्स है, संपत्ति है, उसमें से किसी भी पार्ट को एज ए गिरवी के तौर पर दिया जा सकता है। लेकिन जो शेयर होल्डर है उनको ऐसा नहीं दिया जाता है। तो इस तरीके से हम सिंपल तरीके से अगर लास्ट स्टेप में बात करें तो सिक्योरिटी के बेस पर यही है कि शेयर होल्डर को कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहता है, जबकि जो डिबेंचर है उनके पास में सिक्योरिटी का एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है, ये कह सकते हैं उनके पास में सिक्योरिटी रहता है उनके अमाउंट के लिए। देन उसके बाद में है क्लेम। क्लेम के बेस पे अगर हम दोनों की बात करें तो जो शेयर होल्डर होते हैं उनको एक क्लेम किया जाता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी का, और उनको एक बोनस शेयर भी रिवॉर्ड किया जाता है। जैसे कि अगर मान लो कंपनी के पास में प्रॉफिट भी है और कंपनी एक सही तरीके से रन कर रही है, सही तरीके से उनका सालों साल काम चल रहा है, तो उस कंडीशन में वो अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनको इस तरीके से नहीं दिया जाता है, उनको क्लेम के तौर पर जस्ट एक इंटरेस्ट दिया जाता है, इंटरेस्ट के अलावा, ब्याज के अलावा उनको दूसरा कोई भी क्लेम यहाँ पे नहीं मिलता है। अगर हम 6th पॉइंट की बात करें, प्रपोजल इन एनुअल जनरल मीटिंग की बात करें, तो इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एनुअल जनरल मीटिंग है क्या। एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब ये होता है कि कंपनी साल के एंड में जाके एक जनरल मीटिंग को रखते हैं वहाँ पर, जिसमें सारे जो शेयर होल्डर है या जितने भी ऑनर्स हैं वो उस मीटिंग में आते हैं, और जो भी एक रिलेटेड डिस्कशन होता है उसको डिस्कस करके लास्ट में जाके डिसीजन लिया जाता है कि कंपनी में क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, आगे किस तरीके के हम रणनीतियों को लागू करेंगे, कौन से नियम बनाएंगे। तो इस तरीके से पूरा चीज़ को सेटअप किया जाता है, फिक्स किया जाता है। ये एनुअल मीटिंग साल के एंड में एक बार भी हो सकता है, 6 मंथ पे भी हो सकता है, 3 मंथ पे भी हो सकता है, या मंथली भी हो सकता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले एनुअल जनरल मीटिंग है क्या। अब हम दोनों के बीच में डिफरेंस के बेस पे बात करें तो यहाँ पर जो शेयर होल्डर है जिसको हम एक लाभ देते हैं, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड को तभी पे किया जाएगा जबकि उनके एजीएम मतलब कि एनुअल जनरल मीटिंग में इस तरीके को डिसाइड किया जाएगा पहले से ही कि अगर कंपनी के एजीएम के द्वारा अगर इस चीज़ को पास किया गया है कि हम हर शेयर होल्डर को डिविडेंड को पे करेंगे तभी उनको डिविडेंड मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। लेकिन हम डिबेंचर की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरीके के फिक्स का या किसी भी तरीके के रूल को पास करने का, किसी भी अप्रूवल का यहाँ पे जरूरत नहीं रहता है। कि वहाँ पर क्या होता है, बेशक एजीएम में फिक्स किया गया हो या ना किया गया, लेकिन जो एक इंटरेस्ट है, एक जो ब्याज है जो कि डिबेंचर होल्डर्स को दिया जाता है वो उनको देना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पर कोई भी चीज़ को ऐसा नहीं है कि अप्रूव किया गया है या नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पर अप्रूव होना चाहिए, जो जनरल मीटिंग है उसमें पहले फिक्स होना चाहिए कि हम डिविडेंड देंगे तभी दिया जाता है, अदरवाइज नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर हम डिबेंचर की बात करें तो यहाँ पर फिक्स हो या ना हो, अप्रूवल हो या ना हो, पास हो या ना हो, उनको जो ब्याज है उनके डिबेंचर पर दिया ही जाएगा। अगर हम इशू एट डिस्काउंट की बात करें तो जो शेयर है इनको डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जाता है, लेकिन जो डिबेंचर है इस तरीके के कोई भी रिस्ट्रिक्शन इनके कंडीशन में नहीं रहता है। मतलब डिबेंचर में किसी भी तरीके का ऐसा रोक नहीं है कि कंपनी उसको डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो शेयर है इनके ऊपर रोक लगा, डिस्काउंट पे इस तरीके से कोई भी शेयर को इशू नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम कन्वर्जन के बेस पे दोनों में डिफरेंस देखें तो जो शेयर होते हैं वो कन्वर्टेड हो सकते हैं इनटू डिवेंचर में। मतलब कि अगर कोई शेयर होल्डर जिसने शेयर को खरीदे हैं किसी भी कंपनी के, तो कुछ टाइम बाद जब उसका मन करे तो वो अपने शेयर को डिवेंचर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम डिवेंचर की बात करें तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं रहता है। अगर जो डिवेंचर होल्डर है उसे लाइफ टाइम के लिए जितना भी टाइम पीरियड है उसके लिए उसको डिवेंचर बन के ही रहना पड़ेगा, वो शेयर में उसको कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं। अगर हम वोटिंग राइट की बात करें तो एक जो शेयर होल्डर है जिसने शेयर को खरीद रखे हैं तो उसको ये अधिकार रहता है कि कंपनी के अंदर उसको वोटिंग राइट्स है। जब भी कंपनी में कोई भी डिसीजन होगा, कोई भी मीटिंग होगा तो उनको बुलाया जाएगा। लेकिन जो डिवेंचर होल्डर रहते हैं जिसको हम डिवेंचर बोलते हैं, जिन्होंने डिवेंचर को परचेज कर रखा है, तो वहाँ पर इन होल्डर्स को ये फैसिलिटी नहीं है कि वो वोटिंग राइट्स के अंदर आ सके और कंपनी के किसी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट कर सके। तो ये पूरे डिफरेंस थे जिसके बेस पे दोनों के बीच में डिफरेंस देखा जाता है। काफ़ी सारे इनके बीच में डिफरेंस है। इन पॉइंट्स के अलावा भी अगर आपको कोई आइडिया या कोई नए पॉइंट याद आ रहा होगा तो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस है जिनके तौर पर इनके बीच में अंतर किया जाता है। तो यहाँ तक सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा, देखो वैसे तो सिंपल लैंग्वेज में ही है, आप समझ के मतलब कि एक ऑडियो के थ्रू भी समझ सकते हो, चाहे तो आप इसको एक बार रीड भी कर सकते हो। अगर फिर भी कहीं पे भी कोई डाउट है या आप किसी नए पॉइंट को मुझसे समझना चाहते हो तो आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ डिबेंचर। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टाइप्स है डिबेंचर के या कौन कौन से इसके प्रकार हैं। तो इनके काफ़ी सारे टाइप्स है, काफ़ी सारे मतलब कि किसी मेन पॉइंट के अंदर भी इंक्लूड है। जैसे कि अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी के बेस पे बात करें तो यहाँ पे सिक्योर डिबेंचर और अनसिक्योर डिबेंचर है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे पॉइंट है, वन बाय वन इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी के बेस पे कि सिक्योरिटी के बेस पे डिबेंचर कितने प्रकार के होते हैं। तो सिक्योरिटी के बेस पे जो डिबेंचर है वो दो तरह के रहते हैं। सबसे पहले है सिक्योर डिबेंचर्स और जो सेकंड है अनसिक्योर डिबेंचर। तो सिक्योर डिबेंचर कौन से होते हैं? ये ऐसे शेयर होते हैं जिनको सिक्योर माना जाता है, मतलब कि सुरक्षित माना जाता है। कंपनी की संपत्तियों के आधार पर इसे सुरक्षित माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर बाय चांस इन केस अगर लॉस होता है कंपनी के पास में या किसी भी तरीके का ऐसा मिस हैपनिंग हो जाता है तो उस कंडीशन में भी जो डिबेंचर होल्डर है उनके जो डिबेंचर है वो शेयर माने जाते हैं अगर वो सिक्योर डिबेंचर के अंडर आते हैं। लेकिन अगर हम इसका अपोजिट बात करें अनसिक्योर डिबेंचर की तो यहाँ पर इनको सुरक्षित नहीं माना जाता है। मतलब कि अगर कंपनी में मान लो कोई लॉस हो जाता है या कोई इस तरीके का घटना हो जाता है, अनवांटेड हो गया या अननेसेसरी किसी भी तरीके से लॉस हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये जो अनसिक्योर डिबेंचर है उनको सिक्योरिटी नहीं मिलता है, उनको एक हानि भी हो सकता है। तो इस तरीके से इसको सिक्योर और अनसिक्योर दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। उसके बाद में अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ टेन्यूर की बात करें जहाँ पे दो तरीके से है, रिडीमेबल डिबेंचर और इरिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर का मतलब ऐसे डिबेंचर से है जिसको एक टाइम पीरियड के बाद में रीपेड किया जा सकता है, मतलब कि दोबारा से उनको पे किया जा सकता है उनके फिक्स टाइम पीरियड के अंदर ही अंदर, या वो अपने ही आउन डिबेंचर को परचेज कर सकते हैं ओपन मार्केट का यूज़ करके। डिपेंड करता है कि कंपनी इस तरीके के जो टर्म कंडीशन है उसको लागू करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इरिडीमेबल डिबेंचर की बात करें तो यहाँ पर डिबेंचर को रिडीम नहीं किया जा सकता है उनके टाइम पीरियड के दौरान, और साथ ही साथ इसको हम इरिडीमेबल इसलिए मानते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि जो डिबेंचर होते हैं ये यूजुअली रिडीमेबल ही होते हैं। मतलब कि ऐसे तो हमने टाइप्स में डिफाइन किया है, जो डिबेंचर है ये रिडीमेबल हो सकते हैं, इरिडीमेबल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें, अगर कंपनी की एक नॉर्मल तरीके से बात जहाँ पर कंपनी इतने सारे टाइप्स को डिफाइन नहीं करते हैं, उस कंडीशन में जो डिबेंचर है उनको हम रिडीमेबल ही मानते हैं। क्योंकि जो सेक्शन 71 है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, ये इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि कोई भी जो कंपनी है इस तरीके के रेफरेंस के बेस पे नहीं कह सकते कि कोई भी जो डिबेंचर है वो इरिडीमेबल है। तो इस तरीके से दोनों डिफरेंस है रिडीमेबल में और इरिडीमेबल में। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन के बेस पे बात करें तो एक है रजिस्टर्ड डिबेंचर और सेकंड है बियरेड डिबेंचर। उसके बाद जो है नेक्स्ट, जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे रजिस्टर्ड डिबेंचर की। रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब है कि ऐसे डिबेंचर जिसको रीपेबल किया जा सकता है उस पर्सन को जिसको डिबेंचर होल्डर के तौर पर रजिस्टर किया गया है। लेकिन इन केस कंपनी अगर अपने रजिस्टर को मेंटेन करते हैं, मतलब मेंटेन तरीके से रखते हैं, तो वहाँ पर जिसका नेम एड्रेस मतलब जो इसको भी हम एक होल्डर के तौर पर मानते हैं, जिसको रिकॉर्ड किया गया है उनके कॉपी में, उनके रजिस्टर में, उनके फाइल में, तो उसको रीपेबल किया जा सकता है। एक नॉर्मल तौर पर बात करें तो सारे जो डिबेंचर हैं इसी तरीके के माने जाते हैं रजिस्टर्ड तौर पे, जहां पर जिसका भी नाम रजिस्टर में लिखा गया है डिबेंचर होल्डर के तौर पर, मतलब जिसको डिबेंचर का मालिक माना जाएगा उसे ही पेमेंट किया जाएगा। जो भी एक इंटरेस्ट है या जो भी एक कुछ टाइम के बाद में जो पेमेंट किया जाएगा अमाउंट का, वो सारा जो है वो रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर को ही मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें बियरेड डिबेंचर की तो ये ऐसे डिबेंचर है जिसको हम नेगोशिएबल कहते हैं, मतलब कि इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मान लो एग्जाम्पल के लिए आपने किसी भी कंपनी के डिबेंचर को परचेज़ किया है, अगर आपने रजिस्टर्ड डिबेंचर के अंडर अगर आपने परचेज़ किया तो उस कंडीशन में जो भी ब्याज है, जो भी अमाउंट है वो आपको ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने बियरेड डिबेंचर के अंदर कोई भी जो डिबेंचर उसको परचेज़ किया है किसी भी कंपनी का, तो उस कंडीशन में
जो इंटरेस्ट है, जो अमाउंट है, आपको पे किया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये जो अमाउंट है ये मैं खुद को ना लेके अपने किसी फ्रेंड को दे दूँ या अपने किसी फैमिली मेम्बर को दे दूँ, तो वहाँ पर इसको हम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, जिसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर मानते हैं, जहाँ पर इसको दूसरे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मान लो आप अपने डिबेंचर के जो भी अमाउंट है, जो भी इंटरेस्ट है, आप कुछ टाइम बाद आपका हो सकता है किसी फैमिली फ्रेंड्स के साथ एक बातचीत के दौरान आप चीज़ को फिक्स कर लो कि आप इस डिबेंचर के अमाउंट को और इंटरेस्ट को किसी दूसरे पर्सन को देना चाहते हो, तो वहाँ पर आप इसको ट्रांसफ़र करवा सकते हो। लेकिन जो रजिस्टर्ड डिबेंचर होते हैं वहाँ पर इस तरीके के फैसिलिटीज़, इस तरह के ऑप्शन नहीं रहते हैं। यहाँ पर डिबेंचर से रिलेटेड जो भी एक इंटरेस्ट है, जो भी एक अमाउंट है, वो उसी को पे किया जाएगा जिसका नाम रजिस्टर में मेंशन किया जाएगा। तो आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा कि रजिस्टर कौन से होते हैं और बियरर जो डिबेंचर है वो किस तरीके के रहते हैं। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्ट के तौर पर देखें कि किस तरीके से इनको कन्वर्टिबिलिटी के तौर पर देखें, तो यहाँ पर 3 तरीके के ऐसे डिबेंचर है। सबसे पहले है फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, सेकंड है पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर और जो थर्ड है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फुल्ली की, मतलब कि अगर हम फुल तरीके से कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो अगर हम सेक्शन 71 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के अंदर बात करें इसके अकॉर्डिंग, तो कुछ डिबेंचर इस तरीके से रहते हैं जिसको हम कन्वर्ट करवा सकते हैं, कन्वर्जन करवा सकते हैं, अगर इस चीज़ को अप्रूव किया गया है जनरल मीटिंग के दौरान। लेकिन जो फुल्ली कन्वर्जेबल डिबेंचर होते हैं, ये ऐसे डिबेंचर है जिसको आप कन्वर्ट करवा सकते हो, जैसे कि इक्विटी शेयर में करवा लिया या प्रेफरेंस शेयर में करवा लिया, आपके ऊपर ऑप्शन है जो कि आपको कंपनी के द्वारा मिलता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता दूं आपको, अगर आपने किसी भी कंपनी का जो डिबेंचर है परचेज किया, लेकिन आपका जो डिबेंचर है वो आता है फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर के अंडर, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, जब आपका मन करेगा आप पूरे के पूरे डिबेंचर को किसी भी शेयर में ट्रांसफ़र करवा लोगे, उसमें उसको कन्वर्ट करवा लोगे। लाइक इक्विटी शेयर में हो गया, प्रेफरेंस शेयर में हो गया, आपका जिसमें भी मन करेगा आप उसमें कन्वर्ट करवा सकते हो। अगर हम पार्टली की बात करें, इसका मतलब होता है आधा। किसी भी चीज़ का जो फुल पार्ट है उसका जो हाफ पोर्शन है, लाइक जैसे कि अगर आपने किसी भी कंपनी के 1000 डिबेंचर को परचेज़ किया है, तो उसमें से 500 हो गया या उससे भी कम 400 हो गया या 600 हो गया, मतलब कहने का मतलब ये कि आधा होना चाहिए उसका पोर्शन। अगर आप आधे को ट्रांसफ़र करवा सकते हो, कन्वर्ट करवा सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। और अगर आप उसका जो आधा है उसको भी कन्वर्ट नहीं करवा सकते तो आ जाएगा आपके नॉन कन्वर्टेबल के अंदर। तो आपको पता चल गया होगा कि आधे में क्या करते हैं हम। जैसे कि मान लो अगर आपने 1000 शेयर को परचेज़ किया था, तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे, अपने आधे शेयर को, जैसे 300 तो थोड़ा मिनिमम हो जाता है, लाइक 400, 500, 600 इनके बीच में आप अपने शेयर को कन्वर्ट करवा सकते हो जिसमें भी आपका मन करेगा। जैसे शेयर में हो गया, इक्विटी शेयर में हो गया, प्रेफरेंस शेयर में हो गया, जिसमें भी आपका मन करेगा आप उसमें उसको चेंज करवा सकते हो। तो उसके बाद जो थर्ड है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, इसका मतलब है ऐसे डिबेंचर जिसको आप कन्वर्ट नहीं करवा सकते हो किसी भी शेयर में, लाइक प्रेफरेंस शेयर हो गया या प्रेफरेंस शेयर हो गया, इक्विटी शेयर हो गया, मतलब कि किसी भी शेयर में आप उसको चेंज नहीं करवा सकते हो। आपके ऊपर ये रोक लगा हुआ है कि आप अपने डिबेंचर को लाइफ टाइम के लिए या जो भी उसका एक टाइम पीरियड है उस टाइम तक के लिए आपको डिबेंचर होल्डर बन के ही रहना पड़ेगा टिल द एंड ऑफ रिडम्पशन, कि जब तक उसका रिडम्पशन ना किया जा सके आपको उसका डिबेंचर बन के ही रहना पड़ेगा। तो आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर मैं एक लाइन में तीनों को दोबारा से रिवाइज करवा दूँ आपको, तो फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर ऐसे हैं जिसमें आप पूरे के पूरे डिबेंचर जितने आपने परचेज किया है पूरे डिबेंचर को आप कन्वर्ट करवा सकते हो दूसरे शेयर्स में। अगर हम पार्टली की बात करें, इसमें आधा का मतलब है आधा पोर्शन को आप शेयर में चेंज करवा सकते हो और आधे को आप डिबेंचर के तौर पर ही रख सकते हो। जैसे कि मान लो 1000 डिबेंचर में से आपने क्या किया, 500 डिबेंचर को शेयर में चेंज करवा लिया और 500 शेयर आपका डिबेंचर है, तो उस कंपनी के जो 500 शेयर है उसके आप शेयर होल्डर रहोगे और जो 500 है उसके आप डिबेंचर होल्डर रहोगे। लेकिन अगर हम नॉन कन्वर्टेबल की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। इस वजह से यहाँ पर जो डिबेंचर है होल्डर है वो हमेशा के लिए डिबेंचर होल्डर ही माना जाएगा।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, इसका मतलब ये है इसके बेस पे हम दो तरीके से मानते हैं, फर्स्ट डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर। जिस तरीके से हम अपने लाइफ में ही कुछ पर्सन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस, महत्व देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे दूर के थोड़े से फ्रेंड रहते हैं जिसको जस्ट हम कांटेक्ट में रखते हैं लेकिन इतना ज़्यादा क्लोज नहीं रहते हैं, उनको हम कम प्रायोरिटी देते हैं। जैसे कि हम अपने फादर मदर हो गए, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हो गए, उनको हम ज़्यादा महत्व देते हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सेम उसी तरीके से अगर हम डिबेंचर की बात करें तो कुछ डिबेंचर ऐसे होते हैं जिनको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उस वजह से उसको फर्स्ट डिबेंचर कहते हैं। कि अगर कंपनी के द्वारा कभी भी इंटरेस्ट को पे किया जाएगा, चाहे अमाउंट को पे किया जाएगा, तो उस कंडीशन में वो जो फर्स्ट डिबेंचर होल्डर रहेगा उनको सबसे पहले दिया जाएगा, चाहे वो इंटरेस्ट का ही पेमेंट हो, चाहे वो अमाउंट का ही पेमेंट हो। लेकिन अगर हम सेकंड डिबेंचर्स की बात करें तो जो सेकंड डिबेंचर होल्डर रहेंगे उनको इसके अलावा जो बाद में दिया जाएगा, मतलब कि अगर चाहे हम इंटरेस्ट को पे करेंगे, अमाउंट को पे करेंगे, तो उस कंडीशन में पहले फर्स्ट डिबेंचर होल्डर को दिया जाएगा सब कुछ, देन उसके बाद में जो सेकंड डिबेंचर होल्डर है उनको दिया जाएगा। तो इस तरीके से दो में डिवाइड किया जाता है प्रायोरिटी के बेस पे। तो यहाँ तक थे हमारे सारे टाइप्स, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनको अकाउंटिंग के तौर पर किस तरीके से देखा जाता है। कि हम जैसे अभी तक हमने डिबेंचर के बारे में देखा है कि डिबेंचर है क्या, या उसके टाइप्स देखा है, उसके फीचर्स देखा है। अब हम ये देखेंगे कि जो डिबेंचर है उसको अकाउंटिंग के तौर पर इशू किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर ये देखते हैं कि जैसे कि जिस तरीके से हम शेयर को इशू करते हैं, उनका अलॉटमेंट करते हैं, उनको कॉल्स के थ्रू उनके जो अमाउंट है उनको हम लेते हैं कंपनी के तौर पर, सेम उसी तरीके से जो इशू ऑफ डिबेंचर का प्रोसेस है बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे इशू ऑफ शेयर्स का होता है। अगर आपने शेयर्स वाले चैप्टर को देखा होगा, उस लेसन को सही तरीके से समझा होगा, तो आपको पता होगा कि शेयर को किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है, उसके सारे स्टेप को किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है वन बाय वन। जैसे कि सबसे पहले पब्लिक के बीच में ऑफर किया जाएगा, इन्वाइट किया जाएगा, अलॉटमेंट किया जाएगा, कॉल्स किए जाएंगे, सेम उसी तरीके से जो इशू ऑफ डिबेंचर है वही प्रोसेस है। सबसे पहले कंपनी क्या करेंगे, डिबेंचर के लिए पब्लिक के सामने एक एप्लीकेशन के थ्रू उनको इनवाइट करेंगे, क्योंकि पहले उनके बीच में इन्फॉर्मेशन को देंगे, देन उसके बाद ही जो इंटरेस्टेड पीपल है वो अपने रुपए को डिबेंचर के तौर पर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी क्या करेंगे, एक प्रोस्पेक्टस को लागू करेंगे और साथ ही साथ एक एप्लीकेशन के थ्रू पब्लिक को इनवाइट करेंगे। उसके बाद में जो भी एक इंटरेस्टेड पर्सन रहेंगे, कोई भी जैसे बैंक हो गया, कोई भी एक संस्था हो गया, या एक पब्लिक ही क्यों ना हो गए, जो भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं डिबेंचर्स के तौर पर, तो अगर जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे वो क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को फिल करेंगे, देन उसके बाद में उनसे अलॉटमेंट किया जाएगा, अलॉटमेंट को इशू किया जाएगा, जिसमें जो भी एक निर्धारित अमाउंट रहेगा उसको डिबेंचर होल्डर से लिया जाएगा। उसके बाद में हो सकता है कुछ कंडीशन में एप्लीकेशन का रिजेक्शन भी कर दिया जाए, एप्लीकेशन का मनी जो है रिफंड भी कर दिया जाए। इसको भी हम देखेंगे आगे जाके थोड़ा डीपली तरीके से। यहाँ पर आप बस इतना समझो कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन है उनको इन्वाइट किया जाता है, उनको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, अमाउंट को रिफंड भी किया जा सकता है, या उसको आधे तौर पर अलॉटमेंट भी किया जा सकता है, और जो एक्सेस मनी रहेगा उनको एडजस्ट भी किया जा सकता है। मतलब कि जितने भी कंडीशन आते हैं, जितने भी सिचुएशन बीच में आते हैं, उन सभी को एडजस्ट करते हुए कंपनी अपने पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो सेम वही तरीका रहेगा जिस तरीके से शेयर्स का किया जाता है। उसके बाद में अंडर राइटिंग एंड ब्रोकरेज है। यहाँ पर एक एग्रीमेंट रहता है अंडर राइटिंग का, जो कि विद और विदाउट कंडीशन के अंदर आते हैं, जहाँ पर जो भी एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको ये लेना पड़ता है कॉर्पोरेट के अंदर, जहाँ पर जो डिबेंचर है जो कि पब्लिक के बीच में सब्सक्राइब करने के लिए ऑफर नहीं किया जाता है, तो उस कंडीशन में शेयर होल्डर को लेना पड़ता है। तो कंपनी रूल 2014 के अंदर अगर हम बात करें रूल नंबर 13 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर कुछ कंपनी ऐसे हैं जो कि इनको कमीशन प्रोवाइड करते हैं, कि जो ऐसे डिबेंचर जो कि पब्लिक के बीच में इशू ना किया गया, उनको ऑफर नहीं किया गया, तो उस कंडीशन में जो शेयर होल्डर है वो उनको परचेज करेंगे, देन उसको इसके लिए कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जहाँ पर इनको ये कमीशन जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन है जिसके अंदर हम इस तरीके से समझते हैं कि कमीशन का पेमेंट तभी किया जाएगा जब वो ऑथोराइज रहेगा कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंडर, कि अगर कंपनी के आर्टिकल्स के अंदर इस चीज़ को
माना गया है, इस चीज़ को फिक्स किया गया है, देन उसके बाद ही जो कमीशन है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। जो कमीशन है वो पेड किया जा सकता है, उनके प्रॉफिट में से किया जा सकता है, या किसी दूसरे तरीके का जो भी कंपनी डिसाइड करते हैं उसमें से कमीशन को पे किया जाएगा। और जो रेट ऑफ कमीशन रहेगा वो डिबेंचर के 2.5%, मतलब कि जो भी एक प्राइस है डिबेंचर का जितने पे वो इशू किया गया है उसके 2.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जिसका लास्ट पॉइंट है ये बताता है कि जो कमीशन है देयर शैल नॉट बी पेड, जो भी कमीशन है उसको पे नहीं किया जा सकता अंडर राइटर को ऑन सिक्योरिटीज़ के बेस पे, अगर वो जो कंपनी के पास में है, मतलब जो कंपनी के पास में जो डिबेंचर है, अगर वो पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर ना किया गया हो तो उस कंडीशन में उनको कमीशन का पेमेंट नहीं किया जाएगा। तो ये सारे थे हमारे अंडर राइटिंग के बारे में और ब्रोकरेज के बारे में। तर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, डिबेंचर को किस किस तरीके से इशू किया जा सकता है। तो अगर आपने शेयर वाला चैप्टर पढ़ा होगा, सेम उसी तरीके से करेंगे हम। सबसे पहले जो डिबेंचर है इनको इशू किया जा सकता है कैश के तौर पर, मतलब कैश लेने के लिए। अगर हम चाहे तो इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरिंग अदर देन कैश, कैश के अलावा दूसरे कंडीशन में हो सकते हैं। या दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो इसको सिक्योरिटी बेस पे भी इशू ऑफ डिबेंचर किया जा सकता है। तो 1 बाय 1 हम देखने वाले हैं इन सभी के अंदर, मतलब कि इसको डीपली तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश के बेस पे बात करें तो इसको डिवाइड किया जाता है एट पार पर, एट प्रीमियम पे और एट डिस्काउंट पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश एट पार, कि अगर डिबेंचर को कैश के लिए इशू किया जाता है एट पार पे, तो सबसे पहले ये जो आपके सामने जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाई दे रहा है, मतलब कि जो रिकॉर्डिंग है ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं एट पार क्या होता है। अगर आपने शेयर वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा, बट फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। एट पार का मतलब होता है कि जितना उसका अमाउंट है, मतलब कि जितने रुपए का कोई भी डिबेंचर है उसको उतने रुपए में ही पब्लिक के सामने, या कोई मतलब जिसको भी हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं उनके सामने उतने रुपए में ही उसको इशू कर देना। जैसे कि अगर किसी डिबेंचर का पर शेयर डिबेंचर रुपीज़ जो है वो 200 है, तो उसको पब्लिक के बीच में या जिसके सामने भी हम इशू करें, लाइक बैंक हो गया, कोई भी संस्था हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, या कोई पब्लिक ही क्यों ना हो गया, तो वहाँ पर उस कंडीशन में हम उस डिबेंचर को 200 रुपये में 200 में ही उसको हम इशू कर देंगे। तो ये होता है हमारा एट पार पर। तो जब सबसे पहले अगर हम इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के तौर पर बात करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से इसकी एंट्रीज कंप्लीट किया जाएगा। व्हेन फुल अमाउंट इज पेबल इन वन लैम्प सम, कि एक बार में अगर उसको कंप्लीट पेमेंट किया जाएगा तो उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे, ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, कि जब आपको एप्लीकेशन मनी मिल जाएगा, मतलब कि जैसे ही हमने पब्लिक के सामने अपने डिबेंचर को इशू कर दिया है, देन उसके बाद में जो भी पर्सन हमारे डिबेंचर को परचेज करना चाहते हैं वो उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। उसके बाद में वो कुछ ना कुछ अमाउंट जो है, मनी जो है, वो एप्लीकेशन के टाइम पे ही उनको देना पड़ेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी के तौर पर बात करें तो कंपनी के पास में सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होंगे, तो उसकी जो एंट्रीज की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद में जो ये जो मनी है इसको हम एक तरीके से अलॉटमेंट को उसको ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर अकाउंट में। तो यहाँ पर हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अगर उसके बाद में जो नेक्स्ट कंडीशन ऐसा आता है कि जब वेर अमाउंट इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट, कि जब वो अमाउंट है उसको इंस्टॉलमेंट के तौर पर पे करेंगे डिबेंचर होल्डर, तो वहाँ पर जब आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होंगे तो सेम वही रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर हम उसको अलॉटमेंट के थ्रू मंगवाएंगे, मतलब ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। उसके बाद में जो भी आपका सरप्लस मनी रहेगा उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, लाइक एडजस्टमेंट किया जाएगा, ये रिफंड किया जाएगा, या उसको हम रिजेक्ट ही क्यों ना कर रहे हैं, तो वहाँ पर आ जाएगा आपका डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जब हम इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। और जब ऑन मेकिंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू, कि जब अलॉटमेंट के लिए मनी को ड्यू किया जाएगा तो वहाँ पर होगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। और जब ये मनी रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर ये फर्स्ट कॉल, और ये इसके बाद में फर्स्ट कॉल के पहले हम तो ड्यू की जो एक रिकॉर्डिंग है वो करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर,
और जब ये मनी रिसीव हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ये इस तरीके से सारे एंट्रीज को कंप्लीट किया जाता है। इसको मैंने दूसरे तरीके से इसलिए नहीं बताया है क्योंकि जो एंट्रीज है उसको सेम उसी तरीके से किया जाता है जो कि इनके रूल्स के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी पॉइंट को बदल नहीं सकते हो, किसी को भी आगे पीछे नहीं कर सकते हो, ये बिल्कुल फिक्स तरीके से इसी तरीके से आते हैं। तो क्योंकि इनका जो एक प्रोसेस है, अब जैसे कोई भी जो प्रोसेस है वो 1 बाय 1 ही किया जाएगा, तो सेम इसी तरीके से जितने भी आपको एंट्रीज दिखाई दे रहे हैं ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से आएंगे जैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो इसको चाहे आप याद कर लो, चाहे आप इसको 1 बाय 1 प्रोसेस के तौर पर लो, जैसे कि एप्लीकेशन हो गया, फिर अलॉटमेंट हो गया, फिर फर्स्ट कॉल हो गया, फिर सेकंड कॉल हो गया। तो आप इसको समझ के ही करना ज़्यादा बेटर रहता है, उससे आप इन फ्यूचर भूलते नहीं हो। लेकिन अगर आप इसको रट रहे हो तो कुछ टाइम बाद ऐसा होता है जब हम इसको भूल जाते हैं। तो यहाँ पर एक नोट के तौर पर मैं बात बता दूँ कि जैसे कि हमने यहाँ पर फर्स्ट कॉल की, पहले ड्यू किया, फिर उसके बाद हमने रिसीव किया। अगर कंपनी के अंदर मान लो ऐसा कंडीशन है जहाँ पर जो अमाउंट है जो डिबेंचर होल्डर से हम फर्स्ट कॉल पे पूरा का पूरा नहीं ले पाते, मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट बाकी रह जाता है, तो हम उस कंडीशन में सेकंड कॉल करते हैं। तो चाहे तो आप, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, चाहे तो आप उसको फर्स्ट कॉल को सेकंड कॉल को एक में ही एडजस्ट करके लिख दो, चाहे तो आप उसको अलग अलग एंट्रीज के थ्रू भी बता दो। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी कौन से किस तरीके से रूल को अपनाते हैं, वो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल को अलग अलग तरीके से मानते हैं या एक में ही एडजस्ट करके चलते हैं, तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। और इस तरीके से ये सारे एंट्रीज को कंप्लीट किया जाता है। इसके बेस पे अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आप जाके इसको इजीली कर सकते हो। तो इसको मैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 को आपको समझा देती हूँ कि अगर आपको सॉल्व नहीं करने आता है अगर अब तक कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो आप इस क्वेश्चन के थ्रू समझ जाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूँ, देन उसके बाद ही आप कर सकते हो। तो सबसे पहले ये बताया गया कि एक्स लिमिटेड कोई भी कंपनी है जिन्होंने इशू किए हैं अपने 1000 डिबेंचर को। जो डिबेंचर है वो 8% पे है और 10 रुपये ईच पेबल है, जैसे कि 3% एप्लीकेशन पे मंगवाएंगे, 4 रुपये अलॉटमेंट पे मंगवाएंगे, 3 रुपये, मतलब 3-4 रुपये, ऐसा मत समझना कि मैम ऐसे क्यों कह रहे 3 रुपये 4 रुपये से, ये पर शेयर का अमाउंट है कि 3 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन पे मंगवाएंगे, 4 रुपये पर शेयर अलॉटमेंट पे मंगवाएंगे, 3 रुपये पर शेयर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे मंगाएंगे। इस तरीके से कंप्लीट किया जाता है। देन उसके बाद में जो कंपनी ने बताया है कि कंपनी ने इशू तो किए थे 1000 को, लेकिन कंपनी के पास में एप्लीकेशन के द्वारा आया उनके पास में 950 डिबेंचर। अब कंपनी के पास में ये क्या हो गया, यहाँ पे 50 डिबेंचर कम पड़ गए, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इस बेस पे ही अपने पूरे एंट्रीज को कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब कि कंपनी ने 1000 डिबेंचर को इशू किया है 8% पर, 10 रुपये का पूरा पर शेयर है जिसको वो 3 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन पे मंगवाएंगे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पर, जो भी रिमेनिंग रह जाएगा उसको फाइनल कॉल पर। और लेकिन कंपनी के पास में जो एप्लीकेशन है वो आया है 950 के लिए। अब इसके बेस पे हमें पूरे एंट्रीज को कंप्लीट करना है। तो जैसे यहाँ पे देखोगे बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, यहाँ पर कैश बुक है, मतलब कि बैंक कॉलम के थ्रू दिखाया गया है, बैंक कॉलम ओनली। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या आएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट, यहाँ पर 2850 आ जाएगा। 2850 कैसे आया ये देखो, यहाँ पर पहले सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूँ, उसके बाद आप उसको ज़्यादा सही तरीके से क्लियर कर पाओगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी को ड्यू करेंगे और उसको रिसीव करेंगे। तो जब सबसे पहले हम एंट्रीज को ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब एप्लीकेशन मनी को, जो कि 8 रुपीज़ पर डिबेंचर है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2850। यहाँ पर देखो ये जो एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ पर है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट करके दिखाया 8% तो डिबेंचर है। उन्होंने किए तो थे इशू 1000, लेकिन उनके पास एप्लीकेशन तो यहाँ पे 950 आया ना, तो सारे एंट्रीज को 950 के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। अब उनको 1000 से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो एंट्रीज है 950 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एप्लीकेशन का जो पर रुपीज़ है वो 3 है। तो आप क्या करोगे, 950 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2850 आ जाएगा। इस तरीके से आप अलॉटमेंट को ड्यू करोगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 3800। अब ये 3800 कैसे आया, यहाँ पर ये तो मैंने नोट के तौर पर डाल दिया था ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर आप क्या करोगे,
950 को आप मल्टीप्लाई करोगे अलॉटमेंट के रुपीज़ से। तो अलॉटमेंट का रुपीज़ कितना है यहाँ पे 4 रुपीज़। तो आप क्या करोगे 950 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3800। उसके बाद में आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करोगे जहाँ पर आपका 2850 आ जाएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो अमाउंट है, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ, यहाँ पे देखो 3 रुपीज़ है। तो आप क्या करोगे 950 को यहाँ पे 3 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2850। तो आपका जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है यहाँ पर देखोगे 2850 से कंप्लीट किया जाएगा। तो आपको ये एंट्री समझ में आ गया होगा। दोबारा से मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको। सबसे पहले आप एप्लीकेशन मनी को रिसीव करोगे, इसकी जो एंट्रीज करोगे डिबेंचर और एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, यहाँ पे 2850 आ जाएगा। इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे अलॉटमेंट को ड्यू करोगे 3800 आ जाएगा 950 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे, और यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करोगे 2850 आ जाएगा 950 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे। तो ये एंट्रीज कंप्लीट करने के बाद अब आप क्या करोगे कैश बुक को बनाओगे। देखो जो कैश बुक है ये पहले दिखा देते हैं, लेकिन मैंने जो 11th क्लास से लेके अब तक जिस चीज़ को मैंने प्रेफर किया तो मैं हमेशा क्या करती थी पहले एंट्रीज को कंप्लीट कर लेती थी, देन उसके बाद में कैश बुक बनाती थी। इससे क्या होता है थोड़ा सा इनको समझना या इनको कंप्लीट करना ईजी हो जाता है। तो आप क्या करना है इसको इसके नीचे बनाना, मतलब जनरल एंट्रीज के नीचे बनाना। तो आप देखो यहाँ पर आप इजीली लिख सकते हो, यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट लिख दोगे 2850, अलॉटमेंट लिख दोगे 3800 और डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख दोगे यहाँ पे 2850। अब इसको इस तीनों को आप टोटल कर लो, इन तीनों का आप प्लस करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9500 और इसको फिर यहाँ पर इसको जो इस साइड में राइट साइड में आप इसको बैलेंस क्लोज डाउन करके दिखा देंगे, मतलब सीडी का मतलब होता है क्लोज डाउन। तो यहाँ पर 9500 हो जाएगा। इस तरीके से इसकी पूरी एंट्रीज को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफ़ी ज़्यादा ईजी था। तो आपको मज़ा भी आया होगा क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट के साथ साथ में हमने एक क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया यहाँ पर। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश एट प्रीमियम। अब हम ये देखेंगे कि किसी भी डिबेंचर को अगर प्रीमियम पे उसको इशू किया जाता है तो किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एट प्रीमियम क्या होता है। एट प्रीमियम का मतलब ये है कि डिबेंचर का जो उसका फेस वैल्यू है, जो उसका एक्चुअल अमाउंट है, एक्चुअल उसका रुपीज़ है, उससे अगर बढ़ा करके उसको इशू किया जाए दैट इज़ कॉल्ड एट प्रीमियम। जैसे कि यहाँ पर दिखाया भी है एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई डिबेंचर 100 रुपये का है, मतलब पर शेयर 100 रुपीज़ का है, अगर हम उसको इशू कर दें 1 रुपीज़ पे, मतलब 110 रुपये पे, तो यहाँ पर ये जो 10 रुपये जो एक्स्ट्रा है यही कहलाएगा हमारा प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट किया जाता है। और उसके बाद में ये जो डिबेंचर है ये मतलब बहुत ही कम ही ऐसा किया जाता है जब हम प्रीमियम पे इसको इशू करते हैं, लेकिन जब प्रीमियम ऑन इशू किया जाता है डिबेंचर पे ये हमेशा क्रेडिट किया जाता है इसके सेपरेट अकाउंट में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जब आप एंट्रीज करोगे तो वहाँ पर ये चीज़ आपके यूज़ में आएगा। जैसे कि मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जब भी डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू किया जाएगा तो इसका जो भी एक क्रेडिट रहेगा वो उसके सेपरेट अकाउंट में, जैसे कि जिसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कहते हैं, वहाँ पर इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये जो अकाउंट है इसको शो किया जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, जो कि आइटम किसके अंडर में लिखा जाएगा, मतलब कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में लिखा जाएगा। मतलब कि दोबारा मैं आपको रिपीट करके बता देती हूँ, जो प्रीमियम रहेगा, मतलब जो डिबेंचर पे अगर हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो जो प्रीमियम का अमाउंट रहेगा वो बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस कॉलम के अंडर में लिखा जाएगा। और उसके साथ में ही इसको राइट ऑफ भी किया जाता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर की बेस पे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर और डिबेंचर, और साथ में कुछ एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, इसके प्रिलिमिनरी हो सकते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन हो सकते हैं। और इसको साथ साथ और भी हम ये भी कह सकते हैं इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर बाईबैक ऑफ शेयर्स, कि अभी हम ये भी देखेंगे कि शेयर्स का बाईबैक भी किया जा सकता है, सेम उसी तरीके से डिबेंचर का भी हो सकता है। तो ये पूरे पॉइंट है जो कि डिफाइन करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश एट प्रीमियम पे। अब इसके बेस पे ये क्वेश्चन दिया गया है, अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो किस तरीके से पूरा लिखा गया है। पहले हम एप्लीकेशन मनी को लेंगे, देन उसके बाद में अलॉटमेंट रहेगा, अलॉटमेंट के टाइम पे ही जो प्रीमियम का मनी रहेगा उसको सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट के तौर पर पहले ही मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि जो प्रीमियम का जो मनी रहेगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यहाँ पे तो हमने कॉन्सेप्ट के तौर पर देखा था, अब इसको यूज़ के तौर पर देखो, यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया 1000 रुपीज़ को। उसके बाद में अलॉटमेंट किया जाएगा, बैलेंस शीट को बनाएंगे सेम उसी तरीके से जिस तरीके से इनका पूरा एक फॉर्मेट रहता है, उसके बेस पे इस पूरे को कंप्लीट करेंगे।
तो यहाँ से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश एट डिस्काउंट। प्रीमियम के तौर पर हम ये देखेंगे कि जब डिबेंचर को इशू किया जाएगा तो उनके जो एक्चुअल मनी रहेगा, उसका जो रुपीज़ रहेगा, उसको बढ़ा करके कैसे दिया जाएगा। जैसे कि अगर 100 रुपये का कोई डिबेंचर है, उसको 110 रुपये में इशू किया जाता है, तो ये जो 10 रुपये का जो एक्स्ट्रा है, यही कहलाएगा आपका प्रीमियम पे। तो इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्लासेस जो है काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया है। इस वजह से ही आगे के जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे उसको अपने नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। फीडबैक के तौर पर ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसे लगी, क्योंकि चाहे आपका सजेशन हो, चाहे कोई थैंकफुल कमेंट ही क्यों ना हो, उसको शेयर जरूर करना। क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि क्लासेस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाना इजी हो जाता है। पता चल जाता है कि क्लासेस में किस तरीके के इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से हमारी क्लास कंटिन्यू होती रहेगी। तो प्लीज़ फीडबैक के तौर पर ज़रूर बताना। अगर आपको क्लासेस सही लगे तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। अगर आपने कर रखा है ऑलरेडी तो उसको शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आगे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच।